कहानी की शुरुआत हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड के साथ होती है जिसका नाम लिन है। उसे अभी हॉस्पिटल लाया जा रहा होता है क्योंकि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। नर्स आपस में बात कर रही होती है कि इन लोगों ने लिन के हस्बैंड को कांटेक्ट करे, पर उसे लगा कि ये लोग एक्टर्स हैं, इसलिए उसने फोन भी कट कर दिया और इन लोग की बातों पर बिलीव भी नहीं किया। ये सुनकर तो नर्स को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसा हस्बैंड किसी को नहीं मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि लिन को जब होश आता है तो वो सोचती है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में कैसे। वो तुरंत ही एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ से निकलती है और टैक्सी पकड़ती है। हम देखते हैं कि लिन का हस्बैंड गू, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है, वो एग्जीबिशन हॉल में रिबन सेरेमनी के लिए गया होता है। वो और उसके साथ एक और लड़की भी होती है जिसका नाम सूचियान है। गू को देखकर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये लड़की के साथ वो जल्दी शादी करने वाला है। तभी कोई दूसरा बंदा कहता है कि मिस्टर गू की तो पहले ही शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि उनकी सेक्रेटरी है। हम देखते हैं कि लिन जैसी यहाँ पहुँचती है तो गू का असिस्टेंट इसे अंदर जाने नहीं दे रहा होता है और बताता है कि बॉस को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। ये सुनकर लिन समझ जाती है कि सूचियान अब वापस आ चुकी है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब लिन और गू ने कोर्ट जाकर अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे, तब गू इसे चिल्ला रहा होता है कि उसने अपनी चालाकी से उससे शादी कर ली। वो इसे चिल्लाता है कि तुमने मुझे ड्रग देकर अपने से शादी करने के लिए मजबूर किया है और तुमने सूचियान को भी अपसेट कर दी जिससे वो कहीं चली गई है, इसलिए सोचना भी मत कि तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिलेगा। याद रखना, कंपनी में तुम्हारी पोजीशन सिर्फ सेक्रेटरी की है। ऐसा बोलकर ये इसके ऊपर मैरिज सर्टिफिकेट फेंक कर चला जाता है। ये सारी चीजें सोचने के बाद लिन जल्दी से अंदर जाती है और वो देखती है कि सूचियान ने गू का हाथ पकड़ी हुई है। ये देखकर वो वापस जाने लगती है और सूचियान इसे कहती है कि सेरेमनी तो खत्म हो गई और तुम अब पहुंची हो। तो लिन कहती है कि वैसे भी मेरा यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं था और सेरेमनी तो अच्छे से कंप्लीट हो गई तो कोई बात नहीं। तभी गू से चिल्लाने लगता है कि तुम्हें याद था कि आज साइनिंग सेरेमनी है, फिर भी तुमने जानबूझ के लेट की और कार एक्सीडेंट का बहाना की। तो लिन से कहती है कि मेरा सच में कार एक्सीडेंट हुआ था। तो गू कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे बिलीव करूं, तुमने बस एक बैंडेज लगा ली हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम पर बिलीव करूंगा कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। तो लिन कहती है कि तुम्हें अगर ये लगता है कि सूचियान मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल है तो क्यों ना तुम इसे ही अपनी सेक्रेटरी बना लो। वैसे भी तुम तो यही चाहते थे ना कि ये तुम्हारे पास आ जाए और अब फाइनली आ गई है। सूचियान कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम यहाँ पर नहीं आई थी, इसलिए मैं बस तुम्हारी जगह ले रही थी और हाँ, जो मैंने तुम्हारे काम का क्रेडिट ले ली उसके लिए सॉरी। ये बोलते हुए सूचियान लिन के सामने झुकने लगती है तो गुई से रोक रहा होता है। लिन से कहती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तो गुई से कहने लगता है कि आखिर तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो। तो लिन कहती है कि मिस्टर गू, आपको सूचियान इतनी पसंद है और ये आपको इतनी आउटस्टैंडिंग जो लगती है, तो मुझे लगता है कि मुझे आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, तो अब मैं खुद इस जॉब से रिजाइन दे रही हूँ। ऐसा बोलकर ये इसे कॉन्ट्रैक्ट देने लगती है, पर गू तो गुस्से में फाइल को फेंक देता है और कहता है कि तुम इररिस्पॉन्सिबल के साथ साथ अनग्रेटफुल भी हो और ये सारी हरकत करके तुमने मुझे डिसअपॉइंट की हो। ऐसा बोलकर गू यहाँ से सूचियान का हाथ पकड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गू जैसे ही घर पहुँचता है तो वो देखता है कि सूचियान यहाँ पर उसका वेट कर रही है। वो कहता है कि दिन में तो तुम बड़ी कूल बन रही थी और तुमने कहा था कि तुम रिजाइन कर रही हो, तो बताओ अब यहाँ पर किस लिए आई हो। तो लिन से कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे डिवोर्स लेने आई हूँ। तो गू कहता है कि पहले तुमने रिजाइन ली और अब डिवोर्स की बात कर रही हो, बताओ आखिर ये सब क्या ट्रिक्स खेल रही हो। लिन कहती है कि मैंने तो साइन कर चुकी हूँ और अब तुम भी साइन कर देना और ये लो ड्रिंक पियो, ये हमारा फेयरवेल ड्रिंक है। तो गू से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझी हुई हो, तुम जब चाहोगी मुझसे शादी करोगी और तुम जब चाहोगी मुझसे डिवोर्स लोगी, तुम सोचना भी मत कि तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। ऐसा बोलकर ये इसकी ड्रिंक पी लेता है और फिर जब इसे नशा चढ़ने लगता है तो वो इसे पूछता है कि तुमने इसमें क्या मिलाई थी। तो लिन कहती है कि 3 साल पहले जब तुम्हें किसी ने ड्रग दिया तो उसका इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे थे कि मैंने तुम्हें ड्रग दी हूँ, तब बस जाने से पहले मैंने उस झूठ को सच कर दी। फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गू की नींद खुलती है तो उसे लिन का कॉल आता है। वो इसे चिल्लाता है कि तुम्हारा बहुत हो गया है। तो लिन से कहती है कि तुमने अपनी वाइफ को चीट किया है और शादी के 3 साल में भी तुमने अपनी वाइफ के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठाया, लेकिन अब मुझे भी समझ आया कि ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हें एक मेल डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। ये सुनकर गू गुस्सा हो जाता है और इसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम वापस आओ, पर लिन इसका कॉल कट कर देती है और वो सोचती है कि अब वो आज़ाद है और फिर लिन यहाँ से अपना लगेज लेकर अब्रॉड चली जाती है। फिर डायरेक्ट हम 5 साल बाद देखते हैं गू यहाँ पर एयरपोर्ट पर किसी को पिक करने आया होता है जिसके साथ उसे कंपनी की न्यू बिजनेस डील करनी है। वो अपने असिस्टेंट को उस पर्सन को ढूंढने के लिए कहता है और तभी यहाँ पर गू को लिन दिख जाती है जो कि वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। वो उसे कह रही होती है कि मेरे प्यारे बेबी, तुम मुझे इतनी जल्दी मिस कर रहे हो।
गू तो इसे देखकर ही गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि लिन तो अपने बेटे से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि सॉरी प्लेन लेट हो गई, इसलिए बेबी मैं तुम्हें टाइम पर कॉल नहीं कर पाई। और फिर फ्लाइंग किस देते हुए लिन अपने बेटे को मना रही होती है कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। ये देखकर गू इतना जेलस हो जाता है कि उसका नाम लेकर उसे आवाज देता है। इसे देखकर लिन भी शॉक हो जाती है। फिर वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब लिन के ट्विंस बेबी बॉर्न हुए थे तो उसे पता चला था कि उसका एक बेबी मर गया है, तो वो जल्दी से अपने दूसरे बेबी को यहाँ से लेकर जा रही थी और तभी उसने सामने से गू को आते हुए देखी थी और जल्दी से छुप गई थी। और वो सोचती है कि गू के पास जो बच्चा है वो सूचियान और उसका है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और गू लिन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि 6 साल में ही तुम इतनी बदल जाओगी और किसी मैन को बेबी बेबी कहकर बुलाओगी। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है? लिन तो डर जाती है कि कहीं से मेरे बेटे के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी गू से फोन लेने की कोशिश कर रहा होता है पर लिन नहीं देती और उसका फोन नीचे गिर जाता है। गू कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है? अब मुझे पता लग रहा है कि तुमने मुझसे डिवोर्स क्यों ली, क्योंकि तुम्हारा इस दूसरे मैन के साथ अफेयर जो चल रहा था। बताओ तुमने इस मैन को कैसे सेड्यूस करी, क्या तुमने इसे भी ड्रग दी थी? ये सुनकर तो श्वान बहुत ही खुश हो जाती है कि इसे इसके बेटे के बारे में नहीं पता चला, बल्कि ये तो सोच रहा है कि ये किसी मैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। फिर इसे कहती है कि अगर मैं किसी को सेड्यूस भी करूँ तो तुम्हें क्या, वैसे भी वो तुमसे ज्यादा यंग है और तुमसे ज्यादा अच्छा भी, और हाँ तुमसे ज्यादा एनर्जेटिक भी है। रोज उसकी वजह से मेरी तो बैक पेन होती है। तो गू से चिल्लाता है कि तुम कितनी शेमलेस हो। लिन सोचती है कि सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर रही हूँ, तुम रोज इतनी मस्ती जो करते हो कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तभी यहाँ पर गू को असिस्टेंट की कॉल आती है कि उसका बेटा कहीं चला गया है। तो गू कहता है कि उसे ढूंढने निकलो और मैं भी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। फिर गू यहाँ से जाते हुए लिन से कहने लगता है कि तुम मुझे दोबारा देखना मत। तो लिन भी कहती है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। और फिर दोनों ही अपने अपने एटीट्यूड में यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ होती है और इन लोगों को सामने वाली कंपनी की तरफ से कॉल आता है कि उन्हें कुछ काम पड़ गया, इसलिए वो लोग यहाँ पर इन्हें पिक करने नहीं आए। असिस्टेंट पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब है, हम लोग पूरे 10 घंटे की फ्लाइट करके यहाँ पर आए हैं। तभी लिन जल्दी से फोन लेकर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारी कंपनी में कैसे लोग काम करते हैं। अब अगर तुम्हारी कंपनी को हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो अपने बॉस से कह देना कि वो मुझसे आके माफी मांगे, तभी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करूंगी, नहीं तो नहीं। फिर कॉल रखने के बाद लिन अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम अभी एक कार रेंट करो और कुछ दिन रुकने के लिए इंतजाम करो। अब यहाँ कार से जाते हुए लिन एक लेडी को अपने 2 बच्चों को ले जाते हुए देखती है और सोचती है कि अगर मेरा दूसरा बेटा जिंदा होता तो वो भी मेरे पहले बेटे शाओयान की तरह बहुत ही क्यूट होता। लिन याद करती है कि नर्स ने उसे बताई थी कि उसका दूसरा बेबी मर गया है। तभी यहाँ असिस्टेंट बीच रास्ते में कार रोक देती है और लिन से कहती है कि मिस लिन, मुझे लगता है कि सामने जो बच्चा है वो कोई और नहीं बल्कि शाओहान है। ये सुनकर लिन जल्दी से कार से बाहर निकलती है और शाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये कितना डेंजरस हो सकता था, लगता है तुम मुझे यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आए थे। तो फैंग कहता है कि आंटी आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो लिन कहती है कि अच्छा, मुझे ऐसी गलतफहमी कैसे होगी कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। और फिर वो इसे शाओ की फोटो दिखाती है और कहती है कि अब तुम क्या बोलोगे। ये देखकर तो फैंग शॉक रह जाता है कि आंटी का बेटा तो सेम मेरी तरह दिखता है। लिन से पूछती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए लेके चलती हूँ। तो फैंग सोचता है कि मेरे डैड तो मुझे किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने नहीं देते हैं, लेकिन ये आंटी से बात करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इनके साथ चला जाता हूँ और इनके बेटे का इंतजार करता हूँ। जब वो आ जाएगा तो मैं भी देखना चाहूंगा कि वो मुझसे कितना सिमिलर है। फिर हम देखते हैं कि लिन फैंग को अपने साथ यहाँ से लेकर चली जाती है और तभी यहाँ पर गू का असिस्टेंट अपने गार्ड्स को लेकर यहाँ पर फैंग को ढूंढते हुए पहुंचता है और सोचता है कि अभी उसका वॉच का लोकेशन यही बता रहा था, लेकिन वो कहाँ चला गया। फिर ये पुलिस को कॉल कर देता है। हम देखते हैं कि लिन फैंग को लेकर अपने घर आई होती है और तभी अचानक से यहाँ पर पुलिस आकर इसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे बच्चा चोर समझ के यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। लिन इन लोग को बताने लगती है कि ये मेरा ही बेटा है और मैं कोई चोर नहीं हूँ, पर पुलिस ऑफिसर फिर भी नहीं सुनते और लिन को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर यहाँ असिस्टेंट फैंग को लेकर गू के पास आ जाता है और फैंग से माफी मांगने लगता है कि सॉरी डैड, मुझे घर से बाहर भागना नहीं चाहिए था और ना ही किसी स्ट्रेंजर के साथ जाना चाहिए था, लेकिन डैडी मुझे लगता है कि वो आंटी मेरी मम्मी है। तो गू कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि ये सब उन चोरों की ट्रिक्स होती है ताकि बच्चे उनकी बातों में आ जाए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गू लिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, पर तभी इसे पता चला कि लिन ने तो अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ से चली गई है। ये जानकर गू को बहुत ही गुस्सा आया था कि वो अपने बच्चे तक को छोड़कर चली गई। यही सब याद करके गू इसे कहता है कि अगली बार तुम मुझसे ये मत पूछना कि मम्मी कहाँ पर है।
तो फैंग इसके लिए मान जाता है और कहता है कि डैडी लेकिन आप उन आंटी को अरेस्ट मत करो। पर गू इस चीज के लिए नहीं मानता और वो अपने असिस्टेंट को फैंग को यहाँ से लेके जाने के लिए कह रहा होता है। फिर फैंग तो रोते हुए जिद करने लगता है कि डैड आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर गू इसके रोने की वजह से इसे हाँ कह देता है और फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर लिन को जेल से निकलवा देता है और इसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम अब बच्चे चोर बन चुकी हो, तुमने मेरे बच्चे को किडनैप की, बताओ आखिर तुमने मेरे बच्चे को टारगेट क्यों की। तभी लिन देख लेती है कि फैंग कार में बैठा है। वो सोचती है कि लगता है इसे मेरे बेटे शाओ के बारे में पता लग गया, इसलिए ये उसे मुझसे छीनना चाहता है। फिर वो कार का डोर खोलने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को यहाँ से लेकर मत जाओ। तो वो कहता है कि पहले तुमने सीक्रेटली मेरे बच्चे को जन्म दी और अब 6 साल बाद तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है और उसे ले जाने की कोशिश कर रही हो। तुम जैसी लड़की क्या मॉम बनने लायक भी है? ऐसा बोलकर ये इसे ढकेल देता है और फिर कार में बैठकर फैंग को यहाँ से लेकर चला जाता है और लिन कार के पीछे भाग रही होती है तो फैंग उसे जाकर देख रहा होता है। तो गू कहता है कि उस आंटी को देखने की जरूरत नहीं है और हाँ अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुम सीक्रेटली उससे मिलने गए तो अच्छा नहीं होगा। फैंग सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यही मेरी मम्मी है और लगता है कि मम्मी और डैडी के बीच में झगड़ा चल रहा है। फिर यहाँ देखते हैं कि लिन घर पे अपने बच्चे के लिए परेशान हो रही होती है और तभी इसे गू के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो इसे सॉरी कह रहा होता है और बताता है कि मेरे बॉस का बेटा गुम हो गया था तो इसीलिए बॉस बिजी हो गए, आपसे मिलने नहीं आ पाए। पर शुआन फिर भी बिजनेस डील करने से मना करती है और कॉल कट कर देती है और सोचती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, उसका बच्चा भी गुम हो गया था और आज मुझसे भी मेरा बच्चा छीन लिया गया। फिर यहाँ हम देखते हैं कि गू का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि मिस रैन हमारे साथ बिजनेस डील करने के लिए मना कर रही है। तो गू को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो एक साइंटिफिक रिसर्च एक्सपर्ट है और इतना भाव खा रही है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे कंट्री में ही कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्सपर्ट ढूंढना होगा। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई तो ज़रूर मिल जाएगा जो वो चिप बना दे जो मुझे चाहिए। अब तभी यहाँ पर गार्ड आकर गू को इस बारे में बताता है कि उसका बेटा फैंग कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं है और वो जिद कर रहा है कि जब तक वो मिस लिन से नहीं मिल लेता तब तक वो कुछ नहीं खाएगा। गू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं खाना है ना तो उसे कुछ खाने के लिए मत देना। ये ऑर्डर देकर गू यहाँ से चला जाता है पर असिस्टेंट फिर भी लिन को यहाँ पर बुला लेता है और उसे बताता है कि यंग मास्टर कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं है और वो आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। यहाँ पर रूम में हम देखते हैं कि गू फैंग को चिल्ला रहा होता है, उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं खाना है ना, तो मैं देखता हूँ तुम कब तक नहीं खाओगे। तब यहाँ पर लिन आ जाती है और वो कहती है कि तुम डरो मत, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो गू लिन को देखकर चिल्लाने लगता है कि आखिर इसे यहाँ पर किसने बुलाया। तो लिन इसे कहती है कि तुम्हारा बेटा है, आखिर तुम इसे कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो गू कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि ये मेरा बेटा है, तो मैं इसे कैसे भी एजुकेट करूँ, तुम्हें क्या। तभी यहाँ पर भूखे रहने की वजह से फैंग तो बेहोश हो जाता है और ये देखकर लिन काफी डर जाती है। फिर गू जल्दी से फैंग को उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि यहाँ हॉस्पिटल में होता है, जो कि यहाँ पर लिन की सिस्टर के साथ होता है और वो कह रही होती है कि तुम अपनी मॉम को बिना बताए अब्रॉड से यहाँ पर आ गए हो और तुम्हें फूड पॉइजनिंग भी हो गई, तो बताओ तुम्हारी मॉम को पता चला तो वो कितना चिल्लाएंगी। शाओ कहता है कि आंटी डरो मत, मेरी मॉम को इस बारे में नहीं पता चलेगा क्योंकि वो यहाँ हॉस्पिटल में थोड़ी ना है। तभी लिन को यहाँ से जाते हुए शाओ देख लेता है और उसे मम्मी मम्मी कहकर आवाज देने लगता है, पर तब तक वो जा चुकी होती है। फिर शाओ से इधर उधर ढूंढने लग जाता है और तभी यहाँ पर गू फैंग को बैठाकर कहीं चला जाता है। शाओ फैंग के पास आकर कहता है कि तुम तो मेरी तरह दिखते हो। फैंग तो इसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हो तुम मुझे यहीं पर ही मिल गए, मैंने तुम्हारा फोटो मम्मी के फोन में देखा था और अगर सही से बताओ तो मैं तुम्हारा भाई हूँ। शाओ कहता है कि झूठ मत बोलो, मम्मी ने मुझे बताई है कि मेरा भाई जिंदा नहीं है और वो तो स्टार बन चुका है। तो फैंग कहता है कि मैं सच में तुम्हारा भाई हूँ और वो सच में मेरी मम्मी है क्योंकि मैंने उनको डैडी के साथ झगड़ते हुए देखा था। तो मुझे वीचैट पे ऐड करो, मैं तुम्हें अपने डैड का फोटो देता हूँ। फिर फोटो देखने के बाद शाओ कहता है कि मैंने तो इन अंकल का फोटो अपनी मॉम के वॉलेट में देखा था, तो यानी कि ये तुम्हारे डैडी हैं। फिर फैंग बताने लगता है कि मेरे डैडी गू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट है, क्या मम्मी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताई। शाओ कहता है कि मम्मी ने बताई थी कि डैडी बहुत ही बुरे थे और उन्हें पुलिस अरेस्ट करके लेके गई। फैंग कहता है कि मम्मी ने तुम्हें ये सारा झूठ बताई क्योंकि मम्मी डैडी से बहुत ही गुस्सा है। फिर दोनों ही इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों में से बड़ा भाई कौन सा है। शाओ तो कह रहा होता है कि मैं बड़ा हूँ, तो फैंग कहता है कि बड़ा भाई मैं हूँ, चलो मम्मी डैडी से पूछ लेते हैं। तभी शाओ का पेट दुखने लगता है और वो जल्दी से वॉशरूम भागता है। फैंग कहता है कि ऑफ कोर्स बड़ा भाई तो मैं हूँ, मैं अपने भाई की हमेशा ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ लिन गू को चिल्ला रही होती है, उसे कहती है कि तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा कि तुमने उसे खाना नहीं दिया, इस वजह से उसका पेट दुख रहा था। सच में तुम्हें बच्चे की केयर करना बिल्कुल नहीं आता है। जब बच्चा मेरे साथ था तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ ही घंटों में तुमने उसका ये हाल कर दिया। गू कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम मुझसे मेरा बच्चा चुराओगी। तो लिन कहती है कि चुराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चा मेरा ही है।
तो गू कहता है कि तुम भूलो मत कि डॉक्टर यहाँ पर सिर्फ मेरी पहचान की वजह से इतने रात में यहाँ पर उसका चेकअप करने के लिए आया। क्या तुम्हारे पास इतने कनेक्शन है जो तुम डॉक्टर को बुला सको? लिन सोचती है कि मैं तुम्हें इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मुझे शाओ का ट्रीटमेंट जो करवाना था। फिर गू से कहता है कि अब काफी रात हो गई है तो हमें चलना चाहिए। लिन कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो गू कहता है कि फिक्र मत करो, डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पर है। तो लिन कहती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो गू का असिस्टेंट से देखकर कहता है कि यंग मास्टर आप फिर से यहाँ कहाँ घूम रहे हो? चलो मैं आपको मिस्टर गू के पास लेके चलता हूँ। शाओ समझ जाता है कि लगता है ये मुझे मेरे डैडी से मिलवाने के लिए लेके जा रहा है। फिर ये फैंग को मैसेज करके बता देता है इस बारे में और कहता है कि तुम छुप जाओ क्योंकि हम लोग अपनी जगह बदल रहे हैं। फिर असिस्टेंट शाओ को लेकर गू के पास आ जाता है और गू से चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा हूँ कि तुम इधर उधर मत भागा करो, तुम बीमार हो। तो शाओ कहता है कि मैं मम्मी को मिस कर रहा था इसलिए उन्हें ढूंढने गया था। तो गू कहता है कि मैंने बोला था ना कि लिन तुम्हारी मम्मी नहीं है और हाँ याद रखो कि तुम्हारी कोई मम्मी नहीं है। तो शाओ कहता है कि डैडी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मम्मी नहीं होगी तो मैं इस दुनिया में कैसे आऊँगा? क्या मुझे आपने पैदा किया? आप बहुत ही बुरे हो। आपने मम्मी को गुस्सा दिलाया और उनसे माफ़ी भी नहीं मांगी और मुझे झूठ कह रहे हो कि मेरी मम्मी नहीं है। अगर आप सच नहीं बोला करोगे ना तो आपको कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। तो गू कहता है कि लगता है तुम अब ठीक हो चुके हो तो चलो मेरे साथ घर पे। तो शाओ कहता है कि आप मेरे साथ बहुत ही मीन हो, मैं आपके साथ घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा और मुझे तो अब कोई दूसरा डैडी चाहिए। तो गू इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने क्या कहा, वापस बोलो। तभी यहाँ पे नर्स आ जाती है शाओ को इंजेक्शन लगाने के लिए और शाओ इंजेक्शन से डर के यहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ लिन की सिस्टर शाओ को ढूंढने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के पास गई होती है सीसीटीवी फुटेज चेक करने। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर फैंग के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा डैड तुम्हें छोड़कर कहाँ चला गया। तो ये सोचता है कि मैं मम्मी को नहीं बता सकता कि हम दोनों भाइयों ने मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। ये कहता है कि डैडी को कुछ काम से मैसेज आया तो वो चले गए। तो लिन बहुत ही गुस्सा होती है कि कितना इररिस्पॉन्सिबल डैड है वो जो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मम्मी है ना, मैं तुम्हें घर लेके चल रही हूँ। अब तभी यहाँ पर लिन को उसकी सिस्टर का कॉल आता है और वो उसे बताने लगती है कि उसका बेटा शाओ कहीं गुम हो गया है। तो लिन कहती है कि सिस्टर फिक्र मत करो, शाओ मेरे पास है और मुझे पता है कि आप दोनों सीक्रेटली अब्रॉड से वापस आ गए थे। मैं अभी आपको अपार्टमेंट का एड्रेस सेंड कर दूंगी, आप वहाँ पर पहुँच जाना। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने साथ फैंग को कार से लेके जा रही होती है और गू अपने साथ शाओ को। घर पहुँचने के बाद लिन अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उन्हें उनकी कंपनी से ऑर्डर मिला है कि उन्हें जल्द ही अपने चिप को बेचना होगा, लेकिन अब इन लोग को कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं आ रहे होते हैं। पर लिन फिर भी कहती है कि वो उस कंपनी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी जो पिछली बार उन लोगों ने इसे इतना वेट करवाए थे, क्योंकि इस चिप में उसकी काफी मेहनत लगी है तो वो ऐसे किसी को भी नहीं देना चाहती है। तभी फैंग ये सब सुन लेता है और सोचता है कि लगता है मम्मी कोई प्रॉब्लम में है तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर फैंग शाओ को कॉल करके इस बारे में डिस्कस करता है कि हम मम्मी की हेल्प के लिए क्यों ना डैडी से बात करें। तो शाओ कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे तो पता चला कि डैडी मम्मी को छोड़कर किसी बुरी वुमेन को डेट कर रहे हैं जिसका नाम मिस सू है, और जब मैंने उन्हें डैडी का हाथ पकड़े हुए देखा तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आई। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो बैड वुमेन हमारी डैडी को लेकर चली जाएगी। फैंग कहता है कि एक काम करते हैं, मैं कल मम्मी को लेकर वहाँ पर डैडी के पास आता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिन फैंग को लेकर रेस्टोरेंट आई होती है और यहाँ पर फैंग वॉशरूम का बहाना करके जल्दी से बाहर भाग जाता है और तभी यहाँ रेस्टोरेंट में गू सूचियान को लेकर आया होता है और इन दोनों को देखकर लिन जेलस हो जाती है और कहती है कि लगता है मेरी आज की लक ही खराब है जो मुझे तुम दोनों यहाँ पर मिल गए। सूचियान कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे अभी भी इतनी नफरत करती हो, देखो तुम दोनों की जो शादी थी ना वो सिर्फ तुम्हारी सोच ही थी। तो लिन कहती है कि तुम हम हस्बैंड और वाइफ के बीच में आई हो और तुम जैसी लड़की को मिस्ट्रेस बनने का बड़ा शौक है। तो गू कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, अगर तुमने मुझे फोर्स करके मुझसे शादी ना की होती ना तो सूचियान मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। तो लिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर सूचियान गू से कहने लगती है कि तुम जाओ खाना ऑर्डर करो, मैं यहाँ पर इससे बात करती हूँ। फिर गू के यहाँ से जाते ही लिन सूचियान से कहती है कि अब तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी अच्छी नहीं हो और अच्छा ही होगा कि तुम मेरे बीच में इंटरफेयर मत करना, नहीं तो गू भी देख लेगा कि तुम कैसी हो। याद रखना कि मैं 6 साल तक कहाँ पर थी, मैंने ब्लैक मार्केट में काम करी हूँ, तो सोच लेना फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये सुनकर तो ये बहुत ही डर जाती है और जल्दी से अंदर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बच्चे सूचियान को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। शाओ कहता है कि उसने डैड के नंबर से सूचियान को ये मैसेज दिया कि उसने कार में उसके लिए गिफ्ट रखा है। अब सूचियान यहाँ कार में आकर बड़ी खुश हो रही होती है कि उसने उसके लिए गिफ्ट दिया है, पर तभी ये बच्चे तो इसे कार में ही लॉक कर देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर फैंग यहाँ पर लिन के पास आ जाता है और वो इसे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए, तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी।
चलो हम लोग अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। फिर ये लोग यहाँ पार्क आ जाते हैं और लिन को गू का कॉल आता है और फिर यहाँ पर सूचियान के सिस्टर और गू दोनों ही पहुंच जाते हैं और ये लोग लिन से पूछने लगते हैं कि आखिर उसने सूचियान को कहाँ पे छुपा के रखी है। लिन कहती है कि मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, नहीं तो मैं तुम पर केस कर सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी और मुझसे पता लगाने से अच्छा रहेगा कि तुम लोग जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करो और वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो। तो गू पूछता है कि क्या तुमने सच में सूचियान के साथ कुछ नहीं करी? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, और ये बोलकर वो चली जाती है। तो गू सोचता है कि क्या मैंने इसे गलत समझा था। फिर लिन जैसी फैंग के साथ कार के पास आती है तो इसे कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, तो ये फैंग को कार में बैठा देती है और चेक करने जाती है और इसे पता लगता है कि सूचियान तो कार में लॉक हो गई है। ये इसे देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। सूचियान इसे चिल्लाती है कि तुमने अपने बेटे को कहकर मुझे यहाँ पे लॉक करी हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिन कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रही थी, पर अब तुम मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तब यहाँ पर गू सूचियान के सिस्टर के साथ पहुंच जाता है और सूचियान की सिस्टर कहती है कि सूचियान कार में लॉक है और लिन यहीं पर खड़ी है, यानी इसी ने मेरी सिस्टर को लॉक करी है। फिर गू जल्दी से अपना कार लॉक खोल के सूचियान को बाहर निकालता है और सूचियान गू को बताने लगती है कि इसने अपने बेटे से कहकर मुझे कार में लॉक करवा दी थी। फिर गू लिन को चिल्लाता है कि तुम हमेशा मेरी बॉटम लाइन क्यों क्रॉस करती हो। तो लिन कहती है कि कुछ भी झूठ बोल रही है और मेरे बच्चों पर भी झूठा इल्जाम लगा रही है। सूचियान कहती है कि तुम्हारे बेटे ने ही मुझे यहाँ पर गिफ्ट के नाम पर बुलवाया और मुझे लॉक कर दिया, और उसकी सिस्टर गिफ्ट का बॉक्स भी दिखाती है। फिर ये देखकर गू लिन को चिल्लाने लगता है और लिन सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे के अंदर इतनी एबिलिटी है। सूचियान कहने लगती है कि तुमने बेचारे बच्चे को माँ के प्यार देने की जगह उसे बुरे काम करना सिखाई हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारा बच्चा एकदम वाइल्ड बन चुका है। ये सुनकर गू को बहुत ही गुस्सा आता है और लिन तो इसे स्लैप लगा देती है और कहती है कि मेरे बेटे के बारे में दोबारा ऐसा कुछ मत बोलना। फिर सूचियान गू को दिखाने लगती है कि देखो इसने मुझे कैसे मारी है। तो गू कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आखिरकार वो मेरा भी तो बेटा है। सूचियान कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं बोली। तो कोई इसकी बात नहीं सुनता और वो इसकी सिस्टर से कहता है कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ चेकअप के लिए। फिर लिन भी यहाँ से जाने लगती है तो गू इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कब यहाँ से जाने के लिए बोला, बच्चा तुम पर बिलीव कर सकता है पर मैं नहीं। तो लिन कहती है कि तुम्हें बिलीव करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मैं कह रही हूँ ना कि वो दोपहर में मेरे साथ था तो ये सब कब करेगा। गू कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हारे पीछे इतना पड़ा है तो वो तुम्हारी बात मानेगा। फिर लिन से गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है और तभी गू देखता है कि उसे एक कार हिट करने वाली है। तो ये देखकर वो जल्दी से उसे बचाने जाता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। फिर दोनों ही जल्दी से दूर हो जाते हैं और गू कहता है कि देख के चलो, जब तुम खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हो तो बच्चे का क्या रखोगी। फिर लिन जल्दी से यहाँ से चली जाती है और दोनों ही अपने लिप्स टच कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैंग शाओ को कॉल करके बता रहा होता है कि आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताता हूँ, आज मैंने मम्मी डैडी को किस करते हुए देखा। तो शाओ कहता है कि ये तो अच्छी बात है, हमें और मेहनत करना होगा मम्मी डैडी को मिलवाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम सूचियान को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के साथ बात कर रही होती है। इसकी सिस्टर इसे बताती है कि गू जिस मिस ट्रेन के साथ काफी टाइम से बिजनेस डील करना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि लिन है। ये सुनकर सूचियान कहती है कि आखिर ये लिन हमेशा हर जगह क्यों आ जाती है, चाहे जो हो जाए मैं गू के साथ उसे पार्टनरशिप करने नहीं दूंगी। तुम बस किसी को ढूंढो और उसे ये न्यूज फैलाने बोलो कि गू को उसकी स्मार्ट चिप नहीं पसंद आई है और जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गू की कंपनी उसके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। फिर देखना जब लिन का यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा तो वो जहाँ से आई है वहाँ वापस चली जाएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई होती है पर तभी अचानक से वो बंदा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर लिन काफी शॉक होती है कि 2 दिन पहले तो उसकी बात भी हो गई थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तो आखिर उसे क्या हो गया। लिन को समझ नहीं आता कि उसने जिस भी कंपनी से बात करी थी सभी ने उसे मना कर दिए। तभी हम देखते हैं कि सूचियान ये सब देख रही होती है और वो ये सब एक रिच लेडी की मदद से कर रही होती है जिनकी काफी पहचान है। दोनों ही साथ मिलकर यहाँ पर लिन को काफी सारी बातें सुनाने आते हैं। तो लिन भी सूचियान को चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी आदत अभी तक नहीं बदली है, पहले तुम मिस्ट्रेस बनकर मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी थी और अब मुझे अभी भी परेशान कर रही हो। तभी ये लेडी लिन के मुंह पर चाय फेंकने वाली होती है तो लिन जल्दी से इसे सूचियान की तरफ कर देती है और सूचियान के ऊपर पूरी चाय गिर जाती है। फिर लिन जब यहाँ से जा रही होती है तो सूचियान इसे कहती है कि तुम्हें पता है गू ने ही सभी कंपनी को मना किया है कि कोई भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो लिन इसकी बात पर बिलीव कर लेती है और इसे गू पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर घर आने के बाद लिन किसी से कॉल पर बात करती है और इसे पता लगता है कि गू की ही कंपनी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। दूसरी तरफ गू का असिस्टेंट उसे बताता है कि किसी ने उन लोग का सर्वर हैक कर लिया है और उस हैकर का आईपी एड्रेस लिन का घर बता रहा है। ये जानकर गू को बहुत ही गुस्सा आता है कि इन सब के पीछे लिन का हाथ है। तभी यहाँ पर लिन गू की कंपनी आई होती है
और असिस्टेंट इसे देखकर पूछता है कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिन कहती है कि अब मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ नहीं हूँ, तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ, और गू यहाँ पर होगा ना, मुझे उससे बात करनी है। तो असिस्टेंट इसे अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो लिन कहती है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के जा सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बॉस मुझसे मिलना चाहते होंगे। उन्हें बताना कि मैं वही चीफ इंजीनियर हूँ जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था। तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि आप ही मिस रैन हो। लिन कहती है कि हाँ, और वो इसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि जाओ अपने बॉस से बोलो कि वो मुझसे पर्सनली आके मिले। फिर असिस्टेंट जल्दी से भागते हुए गू को बताता है कि मिस रैन यहाँ पर आई है। तो गू तुरंत यहाँ पर पहुंचता है और उसका वेलकम करते हुए कहने लगता है कि अगर वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो डबल प्राइस देगा। फिर लिन पीछे मुड़कर कहती है कि जो तुमने अभी बोला है ना, उसे याद रखना। तो गू इसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम ही मिस रैन हो। तो ये अपना कार्ड देती है और कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और कहती है कि मैंने कभी सोची ही नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, लेकिन पैसे कमाने के लिए करना पड़ेगा। गू कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज तो मुझे अभी एक्सप्लेन करोगी। ऐसा बोलकर ये इसे अंदर लेके जाता है और वॉल पे पुश करता है और पूछता है कि आखिर तुमने मेरी कंपनी के सिस्टम को क्यों हैक करी? क्या इसलिए कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेशन करना था और क्योंकि तुम्हें कोई और नहीं मिल रहा है? लिन कहती है कि तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है, तुम ही नहीं तो सभी को कहकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना किया ना। तो गुई से कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं कभी ऐसे काम नहीं करता हूँ। फिर लिन सोचती है कि लगता है सूचियान ने मुझे झूठ बोली थी। वो इसे कहती है कि तुमने मेरी चिप को बॉयकॉट किया, इस बात से अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुमसे बिजनेस डील करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी ये हैकिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। तो गु इसकी बात मान लेता है और वो इसे कंपनी में आके काम करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिंग फैंग को बाहर डिनर कराने गई होती है और उसे कहती है कि कल से मैं काम करने जाने वाली हूँ। तो फैंग कहता है कि मॉम आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद का ख्याल रख लूंगा। फिर लिन बिल पे करने चली जाती है और फैंग इसके मोबाइल में गु का मैसेज देख लेता है और शाह को कॉल करके बताता है कि मम्मी कल से डैडी की कंपनी में काम करने जाने वाली है। फिर दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ऐसे मम्मी डैडी एक साथ हो सकते हैं। तब यहाँ पर वही लेडी अपने बेटे के साथ आई होती है और ये लड़का फैंग को जानबूझ के परेशान कर रहा होता है, तो फैंग भी इसे धकेल देता है। जब तक लिन यहाँ पर पहुँचती है तब तक ये फाइट हो चुकी थी। फिर रात में लिन देखती है कि ये वीडियो किसी ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है और सभी उसके बेटे के बारे में बुराई कर रहे हैं और लिन को ये भी पता लग जाता है कि ये वीडियो सूचियान ने पोस्ट करी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन गु की कंपनी में काम करने पहुंचती है और तभी यहाँ पर सूचियान गु की मॉम को लेकर आई होती है और गु की मॉम लिन को देखकर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे बेटे की कंपनी में क्या कर रही हो। तो लिन कहती है कि आपके बेटे ने खुद मुझे यहाँ इनवाइट किया है अपनी कंपनी में काम करने के लिए और आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करूंगी, पर एक एडवाइस जरूर दूंगी कि इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर गु की मॉम की थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है, तो ये देखकर सूचियानी से कहती है कि आंटी बड़ी है, तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो। तो लिनी से एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम फिर मेरे सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रही हो। मुझे पता है कि मेरे बेटे का वीडियो तुमने ही वायरल करी हो कि वो फाइटिंग कर रहा था, जबकि तुम झूठ फैला रही हो। गु की मॉम से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा बेटा खुद फाइट कर रहा था और तुम यहाँ पर सूचियान के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। ऐसा बोलकर ये इसे स्लैप मारने जा रही होती है और जैसे ही लिन यहाँ पर गिरने लगती है तो गु से आकर बचाता है। गु की मॉम कहती है कि तुम फिर इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये सूचियान के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है कि इसने तुम्हारे बेटे का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करी, जबकि ये तो उस टाइम पर मेरे साथ थी, तो ये ऐसा कैसे करेगी। लिन कहती है कि आप इसके साथ ही तो क्या हुआ, क्या आप हमेशा इसका फोन देख रही थी। गु कहता है कि मॉम आप जाओ, वैसे भी मैं सच ही देखूंगा, तो मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर गु की मॉम यहाँ से गुस्से में चली जाती है और सूचियान गु से कहने लगती है कि तुम मेरे पर बिलीव करो। गु कहता है कि देखो मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ और तुम मुझे नहीं बता सकती, तो अब ये मैटर पुलिस हैंडल करेगी। सूचियान सोचती है कि मैं कितनी केयरलेस थी कि लिन को इस बारे में पता लग गया। लिन से कहती है कि तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, इस बारे में अच्छे से सोच लेना। ऐसा बोलकर ये गु के साथ चली जाती है। फिर दोनों ही साथ में लिफ्ट से जा रहे होते हैं और लिनी से कहती है कि तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। तो गु कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। दोनों ही फिर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और लिन कहती है कि तुम्हारी सूचियान ने मेरे बेटे को हर्ट की है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गु कहता है कि वो मेरा भी बेटा है, तो मुझे भी उतना ही दुख है और वैसे इसमें सूचियान की ज्यादा गलती नहीं है और वैसे उसने थोड़ी ना कुछ करी थी, तो तुम उसे माफ कर दो। लिन कहती है कि मेरी नजरों में तो मेरा बेटा सबसे ऊपर है, इसलिए मैंने उसे स्लैप मारी। फिर ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से लिफ्ट खराब होने लगती है और लिन गिरने लगती है, तो गुई से गिरते हुए बचाता है और कहता है कि अब यहाँ पे भी झगड़ा मत करना, देखो मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। फिर ये दोनों लिफ्ट में वेट करते हैं और लिन कहती है कि आखिर तुम्हारे वर्कर्स कितने स्लो हैं। फिर जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो असिस्टेंट इन दोनों को साथ देखकर हंसने लग जाता है। फिर गु और लिन जल्दी से बाहर निकलते हैं और फिर कंपनी से बाहर जाते हुए गुई से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो लिन कहती है कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने जा रही हूँ।
ताकि मेरे शाओ को जिसने परेशान किया मैं उसे माफ़ी मांगने के लिए बोल सकूं। गु कहता है कि मैं अभी अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो बताता है कि उसकी मॉम उसे मिलने के लिए बुला रही है। तो गु यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन को शाओ मिल जाता है और वो उससे पूछती है कि मैंने तो तुम्हें घर पे रहने बोली थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शाओ इसे सॉरी कहने लगता है। तभी लिन देखती है कि तुम्हारे सर की चोट कहाँ गई। तो शाओ को बताना पड़ता है कि मॉम एक्चुअली चोट मुझे नहीं मेरे भाई को आई है। आपने मुझे बताया था कि मेरा भाई स्टार बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो इतने सालों तक डैडी के साथ था। लिन ये सुन के बहुत ही खुश जाती है कि उसका दूसरा बेटा भी जिंदा है। शाओ कहता है कि मम्मी आप हम दोनों से गुस्सा मत होना, हम लोग बस यही चाहते थे कि आप और डैडी साथ हो जाए। तो लिन कहती है कि लेकिन अभी मेरे और तुम्हारे डैडी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि अभी ठीक नहीं हो सकती। तो शाओ कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं आपकी ही बात सुनूंगा। और वैसे मैं अभी उन आंटी से अपने भाई का बदला लेने आया था जो उन्होंने मेरे भाई के सर पर चोट पहुंचाई है। फिर लिन भी कहती है कि इसने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वो जाकर इस लेडी को स्लैप लगा देती है और चिल्लाने लगती है। वो इस लेडी से कहती है कि तुम्हें क्या अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजना है, इसलिए अगर तुम्हें अपने बच्चे का फ्यूचर ना खराब करना हो तो मुझे सारा सच बताओ कि तुमने सूचियान के कहने पर मेरे बेटे के बारे में ये झूठी न्यूज़ फैलाने की कोशिश की। फिर ये सारा सच बोल देती है और लिन इसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और फिर ये इस रिकॉर्डिंग को गु को भेज देती है और सोचती है कि उसे मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद तो उसे यकीन करना ही चाहिए कि इन सब के पीछे सूचियान का हाथ है। फिर लिन को न्यूज़ मिलती है कि सूचियान ने उसे इंटरनेट पे सॉरी बोली है, पर लिन सोचती है कि वो उसे ऐसे माफ़ नहीं करेगी। फिर ये घर आने के बाद अपने दोनों बेटों के साथ होती है और उसकी सिस्टर कह रही होती है कि अब वो बहुत ही खुश होगी कि दोनों बच्चे उसके पास हैं और वो पूछती है कि क्या गु को इस बारे में पता है या नहीं। लिन कहती है कि वो अपने दोनों बच्चों के बारे में गु को बिल्कुल पता नहीं लगने देगी, क्योंकि अगर उसकी कस्टडी उसने उससे छीन लिया तो वो वापस कभी नहीं ले पाएगी। सिस्टर कहती है कि लेकिन फैंग को तो गु नहीं पाला है, तो आखिर वो उससे दूर कैसे रहेगा। लिन कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी और मैं तो जानना चाहती हूँ कि आखिर गु को मेरा बेटा कैसे मिला और उसने इसकी जान कैसे बचाया, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे बताया था कि मेरा बच्चा मर गया है। लेकिन चाहे जो हो, अभी के लिए हमें कोई और जगह शिफ्ट होना होगा। अगर गु को पता चल गया कि हमारे पास 2 बच्चे हैं तो वो मुझसे छीन लेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गु यहाँ पर लिन से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसका कॉल भी नहीं उठा रही होती है और लिन तो यहाँ पर पैकिंग कर रही होती है और तभी गु डोरबेल बजाता है। लिन सोचती है कि अगर अभी उसने दरवाज़ा नहीं खोली तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए जाके दरवाज़ा खोल देती है और गुई से चिल्लाने लगता है कि क्या तुमने अभी भी इस आइडिया को गिव अप नहीं करी, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहती हो। लिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस उसे बाहर घूमने के लिए लेके जा रही थी। तो गु कहता है कि अगर मेरे बेटे को बाहर घूमने जाना होगा तो उसका अरेंजमेंट मैं खुद कर दूंगा, और वैसे भी अभी उसका बाहर जाना सेफ भी नहीं है। फिर ये दोनों आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और तभी शाओ इन लोगों को झांकते हुए देखता है और सोचता है कि मम्मी डैडी फिर क्यों झगड़ रहे हैं। लिन इसे देखकर सोचती है कि आखिर ये बाहर क्यों आ गया। वो इसे कहने लगती है कि चलो वापस से सोने के लिए। तभी गु इसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर शाओ जाने के लिए नहीं मानता और कहता है कि मैंने देखा डैडी आप मम्मी से झगड़ रहे थे। तो गु इसे चिल्लाता है कि बच्चों को बड़े के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो शाओ कहता है कि डैडी फिर आपको भी मम्मी को बुली नहीं करना चाहिए। और फिर ये लिन को हक करके कहता है कि मुझे मम्मी भी चाहिए और डैडी भी। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर रहना तुम्हारा सेफ नहीं है। पर शाह फिर भी नहीं मान रहा होता है, तो लिन से कहती है कि तुम सोने जाओ, मम्मी डैडी अब झगड़ा नहीं करेंगे। फिर शाह रूम में चला जाता है और लिनी से कहती है कि तुमने सुना ना कि बच्चा क्या चाहता है, और तुम बार बार हमारे झगड़े के बीच में बच्चे को मत लाया करना। गु कहता है कि मैं तुम्हें अपने बच्चे को छीनने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम ही पहले उसे छोड़ कर गई थी। लिन कहती है कि मुझे अपने दूसरे बच्चे के बारे में पता ही नहीं था कि वो जिंदा है, नहीं तो मुझे अभी इसकी सारी बकवास नहीं सुननी पड़ती। लिनी से कहती है कि तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो तुम्हें जाकर सूचियान से डील करना चाहिए। तो गु कहता है कि सूचियान ने पहले ही पब्लिक में माफी मांग चुकी है और मैंने उसे वार्न भी कर दिया हूँ कि वो मेरे बच्चे से दूर रहेगी, तो अब आखिर तुम्हें फिर भी क्या है। लिन कहती है कि पहले तुम उससे पूछ के ये पता कर लेना कि वो एक अच्छी स्टेप मदर बनने वाली है या नहीं। तो गुई से कहता है कि मेरा कोई फिर से शादी करने का इरादा नहीं है। लिन कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास लड़कियों की कमी कहाँ होगी, इसलिए तो तुम इतनी आसानी से सब कह रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हें कह देती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ। तो गु कहता है कि मैं इतनी आसानी से कस्टडी पे गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चा मेरे साथ ज्यादा सेफ रहेगा। तो लिन कहती है कि ठीक है फिर कोर्ट में मिलते हैं, लेकिन अभी तुम इस वक्त बच्चे को नहीं ले जा सकते, कम से कम उसे 2 दिन तक मेरे पास रह लेने दो। तो गु मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं 2 दिन बाद उसे आकर लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ मेरे साथ फिर से कोई ट्रिक्स मत खेलना, जैसे तुम 6 साल पहले भाग गई थी ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर गु यहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो यहाँ पर किसी गार्ड को अरेंज कर दे यहाँ पे नजर रखने के लिए।
यहाँ घर पे हम देखते हैं कि लिन इस बारे में सोच रही होती है कि उसे जल्द से जल्द बच्चों के साथ अब्रॉड जाना होगा, पर इसे याद आता है कि गू ने पहले इसका पासपोर्ट ले चुका है ताकि ये कहीं जा ना पाए। पर लिन सोचती है कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से कैसे भी जाके रहेगी। तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर को गू का वॉलेट मिल जाता है जिसमें फैंग की फोटो होती है और उस पर लिन का नाम लिखा होता है। लिन की सिस्टर उसे समझाती है कि गू सच में बच्चों की केयर करता है, तभी तो उसने फोटो पे भी उसका नाम लिख के रखा है, यानी वो उसकी भी केयर करता है और वो बस दिखाता नहीं है, क्योंकि अगर वो सच में सूचियान को पसंद करता होता तो उससे शादी कर लेता। लिन कहती है कि मैं ये सब सुनने के बाद भी यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मुझे अपनी बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें अब्रॉड लेके जाना है। तभी यहाँ गू फिर से लिन से मिलने आया होता है और वो बताता है कि उसने फैंग के लिए स्नैक्स लाया है। लिन कहती है कि तुम अच्छा डैड बनने का प्रेटेंड मत करो, तो वो इसे ज्यादा कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। फिर इसकी सिस्टर इसे बताती है कि फैंग को भूख लग रही है, तो लिन इसे स्नैक्स दे देती है और बताती है कि ये स्नैक्स गू ने लेकर आया है। लिन को थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या मैं बहुत ही सेल्फिश हरकत कर रही हूँ, बच्चों को उनके डैड से अलग करना क्या सही चीज नहीं है। इसकी सिस्टर तो इसे सजेस्ट करती है कि उसे गू से पहले अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर इसके बाद ये अपने बच्चों और सिस्टर के साथ खाने बैठती है और सिस्टर बताती है कि गू ने डम्पलिंग्स भी अपने साथ लेकर आया था। लिन ये सोचने लग जाती है कि गू को अभी भी याद है कि उसे डम्पलिंग्स खाना पसंद है। फिर इसके बाद असिस्टेंट यहाँ लिन से मिलने आता है और उसे बताता है कि बॉस ने आपको और फैंग को डिनर पे बुलाया। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने साथ शाओ को रेस्टोरेंट ले आती है और उसे समझाती है कि तुम पकड़े मत जाना, मैं बस अभी के लिए नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड को तुम्हारे और तुम्हारे भाई दोनों के बारे में पता चले। शाओ कहता है कि मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं डैडी को बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगा, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। तभी यहाँ पर गू आ जाता है और वो शाओ के लिए टॉय लेकर आया होता है। लिन कहने लग जाती है कि तुम कितना शुगर कोट करते हो, तो गू कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम बच्चे से पूरे 6 साल बाद मिली हो, फिर भी ये तुम्हारी इतनी बातें क्यों सुनता है, जबकि तुम तो इसे छोड़कर चली गई थी। लिन कहती है कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरा बच्चा मर गया और ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ, नहीं तो तुम ही सोचो कि कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लेता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं बस तुम्हें 4 दिन ही बच्चे के साथ रहने दूंगा और बाकी दिन मैं उसके साथ रहूंगा। तो लिन तुरंत ही अपना फोन निकाल कर इसकी बातें रिकॉर्ड करने जा रही होती है, तो गू इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। फिर दोनों ही बहुत ही शाय हो जाते हैं और अपना हाथ हटा लेते हैं। डिनर के बाद लिन शाओ को यहाँ से लेके जा रही होती है और तभी इसे चक्कर आने लगते हैं। इतने में यहाँ पर एक बंदा आ जाता है इसे मारने के लिए और वो इसे बता देता है कि उसने इसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। लिन यहाँ पर शाओ से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और फिर ये इस बंदे से बचने की कोशिश कर रही होती है, पर ये फिर भी इसे मारने के पीछे पड़ा होता है क्योंकि इसे ये ऑर्डर सूचियान ने दी होती है। पर ये मारने से पहले इसका फायदा उठाने का सोच रहा होता है, पर तभी यहाँ पर गू पहुंचकर लिन को बचा लेता है। लिन इससे शाओ के बारे में पूछने लगती है तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसे पहले ही घर भिजवा दिया। और फिर गू लिन को लेकर घर आ जाता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गू कंपनी जाने के लिए निकल रहा होता है और वो शाओ से कहता है कि तुम घर पे रहना मम्मी के साथ। फिर इसके बाद जब लिन की नींद खुलती है तो वो कल रात के बारे में सोचकर ही बहुत ही शाय हो रही होती है कि वो गू के साथ ये सब कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ गू ऑफिस में होता है और वो काम करते हुए ये सोच रहा होता है कि उसने लिन के बैग पर एक निशान देखा था जो कि उस लड़की पर था जिसने उसकी जान बचाई थी। गू सोच रहा होता है कि क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है। फिर वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि क्या उस बंदे के बारे में पता चला जिसने कल लिन के ऊपर अटैक किया था। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो बंदा तो नहीं मिला, उसने मिस लिन को जो ड्रग दिया है वो वही ड्रग है जो 6 साल पहले आपको दिया गया था और ये ड्रग स्पेशली अब्रॉड से मंगवाई गई है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि 6 साल पहले मिस लिन ने आपको ड्रग दी थी। मिस लिन तो पहले कभी अब्रॉड गई नहीं थी, तो जरूर इसके पीछे कोई और का हाथ है। फिर गू भी सोचने लग जाता है कि आखिर वो कौन हो सकता है। वो अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता करने का ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं कि सूचियान उसी बंदे से बात कर रही होती है और उसे पैसे देकर कोई दूर शहर जाने के लिए कह रही होती है, तो वो इसे काफी ज्यादा पैसे मांगने लगता है और कहता है कि अगर वो ज्यादा पैसे नहीं देगी तो वो गू को बता देगा कि उसी ने उसे भी ड्रग दी थी। तो ये इसे पैसे देने के लिए मान जाती है। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे दुश्मन को भी मार दूंगा। और फिर ये बंदा फिर से लिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी गू यहाँ पर पहुंचकर इसे पकड़ लेता है। फिर गू इस बारे में सूचियान को चिल्लाने लगता है कि वो ये सब कैसे कर सकती है, तो सूचियान ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी ये बंदा सब बता देता है कि इसने तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें ड्रग दी थी, पर उस रात गलती से मिस लिन तुम्हारे रूम में चली गई और तुम्हें गलतफहमी हो गई कि लिन ने तुम्हें ड्रग दी है और ये बस तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी करना चाहती थी। फिर लिन और गू काफी शॉक होते हैं कि सारी चीजों के पीछे इसका ही हाथ था। फिर गार्ड इस बंदे को पकड़ के लेके चले जाते हैं और सूचियान कहने लगती है कि मुझ पे बिलीव करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की। पर गू इस पर बिलीव नहीं करता और वो कहता है कि असिस्टेंट इसे यहाँ से लेकर जाओ। तभी लिन कांच उठाकर इन लोगों को मारने के लिए डराती है
और ये लिन को चिल्लाती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और फिर वो यहाँ से भाग जाती है। फिर गु यहाँ पर लिन के पास आता है और उसे माफी मांगता है और उसे ये भी बताता है कि उसे पता चला कि वो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। पर लिन तो यहाँ पर शाओ की फिक्र कर रही होती है क्योंकि अभी उसे उसका कॉल आया था, लेकिन उसका कॉल तुरंत ही कट हो गया। वो इसे कहती है कि मुझे अर्जेंट काम है, ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। फिर इसकी सिस्टर इसे बताती है कि शाओ कहीं गायब हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। फिर लिन उसके साथ मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल रही होती है। तभी यहाँ पर गु आकर पूछता है कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसकी वो इतनी फिक्र कर रही है। तभी लिन की सिस्टर गु को उसके दूसरे बेटे के बारे में बता देती है और ये भी कि वो अपने दूसरे बेबी को लेकर अब्रॉड चली गई थी। फिर हम देखते हैं कि गु और लिन दोनों ही मिलकर सूचियान से अपने बच्चे को बचाने के लिए पहुंचते हैं। ये दोनों शाओ को तो बचा लेते हैं पर लिन को थोड़ी चोट आ जाती है। फिर इसके बाद लिन को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो गु इसकी काफी केयर कर रहा होता है और वो इसे सारी चीजों के लिए माफी मांगता है और इसे एक और चांस मांग रहा होता है और कहता है कि वो दोनों बच्चों को कंप्लीट फैमिली देना चाहता है। लिन इसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों चुनूं, मेरे पास तो लड़कों की लाइन लगी है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।